Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are back with more lectures on vectors. और अब फाइनली हम उस टॉपिक पर आ चुके हैं जिसके लिए ऑलरेडी आई थिंक बड़ी एक्साइटमेंट मैंने पिछली क्लास में ही क्रिएट कर दी थी, और ये है सबसे मज़े का टॉपिक। ठीक है ना, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। कॉन्सेप्चुअल है और बड़े प्यार का टॉपिक है, मेहनत से समझनी है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करते रहो, वो जितना कर लो कम है, बट कॉन्सेप्चुअली यूँ समझ लो, ये आखिरी चीज़ है जो हमें सही से समझने की जरूरत है। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस इज एक्चुअली अ रूल इन फिजिक्स which is applicable on vectors. What is the rule? पहले आपके सामने वो रूल ले आते हैं। वो रूल ये है कि if three forces acting on a point can be represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in order, then the three forces are in equilibrium. क्या बात है, पढ़ के अच्छा लगा लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया, ऐसा ही है ना। दोबारा रिपीट करते हैं। If three forces, इसको ये फोर्सेस के ऊपर रख के समझाया, वैसे ही एप्लीकेबल इन जनरल वेक्टर्स के ऊपर। यू कह लो इस थ्री वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, कि भाई उनको ऑर्डर में ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन ना चेंज की जाए। साइड से मतलब जो हम शुरू से रूल फॉलो कर रहे हैं कि हम उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन को चेंज ना करें, और फिर हम क्या करें, उनको ड्रॉ कर दें। और जब हम उन तीन वेक्टर्स को ऑर्डर में ड्रॉ करें तो वो ऑटोमेटिकली एक ट्रायंगल बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि उन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट है जीरो, या अगर वो तीन फोर्सेस हैं तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में। If three forces acting on a point can be represented in magnitude and direction by three sides of a triangle taken in order, ये ऑर्डर में रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई अगर तीन फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट है उस पर तीन, और ऑब्वियसली ये तीन कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए, मतलब एक ही प्लेन पे ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और जब मैं इन तीन फोर्सेस को बाय स्केल ड्रॉ करता हूं, जो भी उनका मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से मैं एक स्केलिंग कर देता हूं, और फिर मैं उन तीन फोर्सेस को ड्रॉ करता हूं ऑर्डर में, एंड दे एंड अप एज अ ट्रायंगल। If they can be represented as the three sides of a triangle, then the three forces are in equilibrium. अच्छा, वैसे फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का बहुत डिटेल्ड मीनिंग होता है। अभी हम इक्विलिब्रियम का मतलब कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ठीक है ना। वैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं, वो हम आराम से पढ़ेंगे आगे फोर्स, डेंसिटी एंड प्रेशर के चैप्टर में। बट अभी ये जनरल वेक्टर्स को समझाने के लिए बस एक चीज समझ लें कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कि भाई एक ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही थी, टेकन इन ऑर्डर। मैंने क्या किया, उन तीनों फोर्सेस को ऑर्डर में बना दिया, पहला बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। मैंने उनकी दिशा को चेंज नहीं किया, उसी मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनाया, स्केलिंग एप्रोप्रिएट की, और ऑटोमेटिकली दे एंड अप एज अ ट्रायंगल। इसका मतलब फॉर श्योर है कि जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म हो गए ना, पहला बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा, वहीं पे खत्म हुआ, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो इसका मतलब इन तीनों फोर्सेस का जो सम होगा या जो उनका रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। जब रिजल्टेंट जीरो हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो भाई, ये रूल याद रखो, इतना प्यारा रूल है ना कि दीवाने हो जाओगे। Consequently, the same thing can be said in an otherwise way, like this. If three forces acting on a point are in equilibrium, then they can be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order. समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे ये उल्टी बात है, क्या मतलब? उल्टी का मतलब there is the same thing but said in an otherwise way. कि भाई अगर मेरे पास एक सिस्टम है, उस पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक दो तीन, कहीं पे भी एक्ट कर रही हैं, तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और सिस्टम फिर भी इक्विलिब्रियम में, डिस्पाइट उन तीन फोर्सेस के बावजूद भी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि हर हाल में जब मैं इन तीन फोर्सेस को ड्रॉ करूंगा तो वो ट्रायंगल बनाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ट्रायंगल ना बनाए, क्योंकि जब भी तीन फोर्सेस को ऑर्डर में बनाओ और वो ट्रायंगल बन जाए तो उसका मतलब रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तो उल्टी बात भी, तो इसको दूसरे तरीके से भी तो कह सकते हैं ना कि भाई अगर कंफर्म है, अगर मेरे सामने ये सिचुएशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, जितने भी, और एंगल दिया हुआ, मुझसे कहा जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या मुझे नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो मैं ऑटोमेटिकली ये कंफर्म अज्यूम कर सकता हूं
बिल्कुल करेक्ट अजम्पशन होगी मेरी कि जब भी मैं इन तीन फोर्सेस को ड्रॉ करूंगा तो दे शुड मेक अ ट्राइंगल। हर हाल में दे शुड एंड अप मेकिंग अ ट्राइंगल। तो ये है प्यारे बच्चों सिंपल सा रूल ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस का कि if three forces acting on a point can be represented in magnitude and direction by three sides of a triangle taken in order, then the three forces are in equilibrium. Yeah, if three forces acting on a point are in equilibrium, then they can be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order. अच्छा, ये बात समझना तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, असल गेम है इसको अप्लाई करना। कि मज़ा तो तभी मज़ो आयो जब ये अप्लाई होयो, तो फिर इसको अप्लाई करते हैं और आपको छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एक ब्यूटीफुल सा वंडरफुल सा क्वेश्चन है, स्मॉल। कहते हैं फोर्सेस 5 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द एंगल बिटवीन 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स। सही है। अच्छा, मैं चाहूंगा अभी पॉज मारो, क्योंकि मैं यही करता हूँ मैं क्लास में, जब मैं फिजिकल लाइव क्लास से पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बस चुप से ना ये क्वेश्चन थ्रो कर देता हूँ। क्लास के 50% बच्चे जो ना सिर्फ इस सवाल को देख के इसका आंसर बता देते हैं, कॉन्फिडेंट होकर बताते हैं और गलत बताते हैं। तो मैं चाहूँगा कि तुम भी मेरे को वो कॉन्फिडेंस दिखाओ या अपने आप को ही दिखा दो। तो अभी ब्रेक मारो और इसको सॉल्व करो। सही है, अपना आंसर सेव कर लो, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको ही आती है, सभी लगा लेते हैं और फिर पार्टी करेंगे, ठीक है ना। फिर मेरी वर्किंग देखना। सही है, अपन ब्रेक नहीं लेगा, जाहिर सी बात है। तो 3 फोर्सेज है भाई, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन की। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है फोर्सेज 5 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 3 फोर्सेज एक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, 5 न्यूटन की, 4 न्यूटन को, 3 न्यूटन की, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये है फाइंड द एंगल बिटवीन द 5 न्यूटन एंड द 3 न्यूटन फोर्स। तो 5 और 3 न्यूटन फोर्स के बीच का एंगल बता दीजिए। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। अब अभी आपने वेक्टर ट्राइंगल का रूल पढ़ा है, वो आपने क्या पढ़ा कि अगर मुझे ये गिवन है कि ये 3 फोर्सेज ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में 3 फोर्सेज ऐसे एक्ट कर रही हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, देन द 3 फोर्सेज मस्ट फॉर्म अ ट्राइंगल। इसका मतलब इन 3 फोर्सेज ने हर हाल में ट्राइंगल बनाना है। सही है। इसका मतलब मुझे एक बात पता है कि जब भी मैं 3 फोर्सेज को स्केच करूंगा, ड्रॉ करूंगा, तो दे शुड एंड अप विद एज अ ट्राइंगल। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल चाहिए 5 और 3 न्यूटन के बीच का। अच्छा, जब अब 3 साइड्स को मिला के ट्राइंगल बनाना है, एक कॉमन सेंस ये होती है कि पहले चेक कर लेते इस तरह के क्वेश्चंस को ना, इससे पहले कि तुम ट्राइंगल बनाओ फिर एंगल शेंगल निकालो, तुम पहले चेक कर लो कि यार ये कहीं राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। हमेशा अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तब भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बट पता होना चाहिए ताकि उसी हिसाब से हम ट्राइंगल के रूल्स शूल्स अप्लाई करें और अपना टाइम बचा सकें। और ये डिड्यूस करना है कि अगर मैं आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स दे दूँ और मुझे डिड्यूस करना है कि वेदर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, तो उसका बहुत आसान तरीका होता है। वो क्या होता है, यू कैन चेक फॉर द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि भाई किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो उसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे हम कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो भैया द 3 फोर्सेज मस्ट फॉर्म अ ट्राइंगल। हाँ भाई, इतना तो हमें भी समझ आता है। तो हमने क्या किया, हमने जो 2 छोटी साइड्स थी ना, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, उनके स्क्वायर का सम, और जो आखिरी वाली साइड है, जो बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर चेक कर लिया। तो 9 स्क्वायर प्लस 16 इज 25, 5 स्क्वायर इज 25। इसका मतलब एक बार तो चीज़ है कि द राइट एंगल ट्राइंगल, द 3 फोर्सेज मस्ट फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 फोर्सेज बनाने हैं ऑर्डर में। कैसे बनाना है, द 3 फोर्सेज मस्ट बी ड्रॉन इन ऑर्डर। इनको मुझे ऑर्डर में बनाना है। तो आइए ज़रा इनको ऑर्डर में बनाते हैं। अब मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि 3 न्यूटन कहाँ है, 4 न्यूटन कहाँ, 5 कहाँ पर है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा यार, मैं बस चुप से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। एक 3, एक 4, एक 5 दे दिया मैंने। और ये ट्राइंगल जैसे मैंने अभी यूँ बनाया है ना, आप इस ट्राइंगल को यूँ भी बना सकते हो, आप इस ट्राइंगल को जैसे चाहो बना सकते हो। आप यूँ बना सकते हो, आप इस ट्राइंगल को यूँ बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, बस राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। तो मैंने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, एक वर्टिकल ले लिया और फिर एक 5 न्यूटन बना दिया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इतना तो अकल होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेनस लगाएं ताकि कोई बेसिक मैथ एरर ना हो।
और दूसरी चीज़ ये कि मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो दो छोटी साइड्स हैं ऑब्वियसली उनको परपेंडिकुलर दिखाना। अब इसमें मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 दिखा दिया, आप नीचे 4 ऊपर 3 दिखा दो, मैं इसको डिफरेंट तरीक़ों से भी करके सॉल्व करूँगा, आंसर सेम आएगा, टेंशन न को। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 वेक्टर्स बना दिए, सही है, ऑर्डर में 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन, ठीक, ऑर्डर है। देखो एक यहाँ गया, फिर दूसरा यू गया, फिर तीसरा यू गया, ऑर्डर में भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पे आके खत्म हो जाओगे, सही। ये 3 फोर्सेस मैंने बना दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप क्या करें, आप इनके ऑर्डर का ख्याल रखें। द 3 फोर्सेस मस्ट बी ड्रॉन इन ऑर्डर इफ द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है भाई फाइंड द एंगल बिटवीन द 5 न्यूटन द 3 न्यूटन फोर्स, 5 और 3 न्यूटन के बीच का एंगल निकालो, सही है। तो 5 और 3 के बीच का एंगल तो ये बनता है भाई, ये 90 है, ये थीटा है। तो अब सबने क्या किया होगा भाई, आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स पता है भाई, 5 4 3, तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा कुछ भी लगा सकते हो। आपने क्या किया, आपने कहा चलो टेंजेंट थीटा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट थीटा इज टिल पेंटेड ब्लैक, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जिधर थीटा और 90 दोनों लाई करे, सॉरी जिधर थीटा और 90 दोनों लाई करे वो बेस होता है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया भैया 4/3, सबर रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो टेंजेंट थीटा हो गया 4/3, थीटा हो गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 एंड द आंसर इज 53.1 डिग्रीज। मेरे ख्याल से आप में से अगर किसी ने पॉज मार के सॉल्व किया होगा तो उसका भी यही आंसर आ रहा होगा। एंड गेस व्हाट, 53.1 is the most common wrong answer. 53.1 is the most common wrong answer. And examiner is son of a genius. वो क्या करता है, वो ये सवाल देता है और उस सवाल की 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन 53.1 देता है, और ये पूरा रेवड़ सवाल लिखता है। ओ भाई ट्राइंगल बनाना है यार, टक करके ट्राइंगल बनाता है, मस्त एंगल निकालता है 5 और 3 के बीच, 53.1 आता है, सामने एक ऑप्शन भी है 53.1, टिक लगाता है, घर आके बोलता है जानी ऐसा टाइट पेपर हुआ है, डिस्टिंक्शन पक्की है। और फिर जब रिजल्ट आता है तो बोलता है, मैसेज करके पूछता है, सर शुड आई गो फॉर अ रीचेकिंग बिकॉज आई थिंक मेरा तो A* आना चाहिए था। तो भाई 53.1 इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। अब बोलोगे यार ये क्या बात है, इसमें गलत क्या है? अपरेंटली इसमें कुछ भी गलत नहीं, अब तक तो हम सही गए, बट दिस इज नॉट द आंसर। दिस इज नॉट द एंगल दैट द 5 न्यूटन एंड द 3 न्यूटन फोर्सेस आर मेकिंग विद ईच अदर। सर ट्राइंगल में तो यही नजर आ रहा है। हाँ, ये तो वो एंगल है जो कि ट्राइंगल के अंदर बना रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल निकाल दो, जब भी एग्जाम में, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये दो वेक्टर इनके बीच का एंगल बता दो, तो उसका मतलब ये होता है कि इन दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है, और फिर देखो इनके बीच का क्या एंगल है। दिस इज, देखो जब भी आपसे कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप एक वेक्टर ट्राइंगल बनाए और ट्राइंगल के अंदर क्या एंगल बन रहा है वो बता दें। इट्स लाइक आपने एक पॉइंट डिसाइड किया, भाई इस पॉइंट पे सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है, वो सारी फोर्सेस आपने बना, उस पॉइंट से सारी फोर्सेस इमर्ज हो रही होंगी, तो फिर आपने देखना है कि आखिर इन दो के बीच में क्या एंगल बन रहा है। मतलब ये कि शुरू में जब हम वेक्टर रिजल्टेंट निकाल रहे होते थे, या जब हमें क्वेश्चन में फोर्सेस मार्क हुई हुई मिलती थी, हम उनको ऑर्डर में रख के ट्राइंगल बनाते थे या टिप टू टेल डायग्राम बनाते थे। अब उल्टा है, अब हमने ट्राइंगल खुद बना लिया है ना, तो अब इस ट्राइंगल को यूज करते हुए हमें एक पॉइंट से ये तीनों फोर्सेस निकालनी है और फिर देखना है कि आखिर 5 और 3 न्यूटन के बीच क्या एंगल बन रहा है। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपने चुप से क्या किया, 2 एक्सिस बना लिया अपनी आसानी के लिए, और लेट्स से ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं ये तीनों फोर्सेज ड्रॉ करूँगा। आई एम गोना रीड्रॉ द 3 फोर्सेस जो मैंने अपने ट्राइंगल में मैंने बनाई थी ना, मैं ही उसको रीड्रॉ करूँगा। और अगेन रूल ये है कि हालात कुछ भी हों, आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इस ट्रायंगल में आपका 3 न्यूटन का वेक्टर जा रहा है टू द राइट, ऐसा ही है, चला गया टू द राइट। ये ऐसे था ना, देखो एज इट इज उसको मैंने उठाया और यहां बना दिया।
अब सारे ना, अब ऑर्डर में नहीं बनाना, ऑर्डर में तो यहाँ बना हुआ था, अब आपको एंगल चाहिए ना, तब आप वापस आओगे और एक ही पॉइंट से सारे बनाओगे। अब इसी पॉइंट से आपको बनाना 4 न्यूटन का वेक्टर। तो ये 4 न्यूटन का वेक्टर कहाँ ऊपर जा रहा है ना, ये आ गया 4 न्यूटन का वेक्टर। ये देखो ये ऊपर जा रहा था, यही डायरेक्शन रखी मैंने यहां पर भी। बस स्टार्ट पॉइंट अब सबका सेम होगा, पहले ऑर्डर में होता था ना, अब सबका स्टार्ट पॉइंट सेम होगा। बेहतर है वो ओरिजिन को ही सेट कर लो। ये रहा 5 न्यूटन, ये रहा 5 न्यूटन, ये रहा, अरे बोलो ना, ये रहा 5 न्यूटन। ठीक है, अब देखो 3 वेक्टर्स थे, तीनों को मैंने विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, एज इट इज बना दिया। अगर 5 ये नीचे आ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे भी ऐसे 5 न्यूटन नीचे ही आ रहा है। सही है, 3 न्यूटन टू द राइट जा रहा था, तो यहाँ पे भी टू द राइट ही जा रहा है। 4 न्यूटन ऊपर जा रहा था, तो 4 न्यूटन ऊपर ही जा रहा है। अब क्या होगा भाई, आपके सारे वेक्टर्स आर बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। सही है, अरे बोलो ना, हो गया। अब जब वो आपसे कहता है ना फाइंड द एंगल बिटवीन द 3 एंड द 5 न्यूटन वेक्टर, एक्चुअली वो इस एंगल की बात कर रहा था। दिस इज द एंगल द एग्जामिनर वाज टॉकिंग अबाउट। तब भी आपसे कहा जाए कि भाई इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दो, इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर सेम पॉइंट से इमर्ज हो रहे होंगे और आपने उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लेना। अच्छा, ये जो 5 न्यूटन का वेक्टर है ना, जो 5 न्यूटन का वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 53.1 डिग्री। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका 5 न्यूटन का वेक्टर है, ये एंगल क्या बना रहा है 53 पॉइंट, ये आपने निकाला ना 53.1, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका 5 न्यूटन का वेक्टर है, और ये एंगल क्या बना रहा है 53.1 डिग्री। देखो मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है। 3 न्यूटन टू द राइट था, मैंने टू द राइट बनाया। 4 न्यूटन टू द टॉप था, मैंने टू द टॉप बनाया। 5 न्यूटन नीचे आ रहा था, तो मैंने इसको भी नीचे आते हुए ही बनाया। समझ रहे हो मेरी बात? और 5 न्यूटन बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा था 53.1, तो मैंने भी एग्जैक्ट 53.1 ही बनाया जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अब देखो भाई ये कितना है, ये है 180, ये पूरा कितना है 180, इसमें 53.1 माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये एंगल विच इज़ 180 माइनस 53.1। ये ऐसे कर लो भाई, अगर ये 53.1 है तो ये भी 53.1 है। ऑटोमेटिकली 5 और 3 के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 126.9 विच इज़ 180 माइनस 53.1। आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो ये पूरा है 180, ऐसा ही है। अगर ये है 53.1 तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 53.1 विच इज 126.9। ये है वो फसाद की जड़ जिसकी हमें तलाश थी। एंगल बिटवीन 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स इज actually 126.9 degrees. This is the correct answer. This is the करेक्ट आंसर, जिसका आप राउंड ऑफ करके 127 भी कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा है किसी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आपको पता है ये सवाल एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जाता है, जस्ट अ 1 मार्क MCQ। अब तुम बोलोगे इतना बड़ा सवाल 1 मार्क के लिए कौन करेगा? आप करोगे, आपके अच्छे भी करेंगे, ठीक है। बट देखो असल में कॉन्सेप्ट समझाने में ना टाइम लगता है। जैसे मुझे कोई 15-20 मिनट का ये लेक्चर हो चुका होगा अब तक जो मैंने आपको ये समझाया, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस ना, आपको करने में भाई सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ये आराम से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आफ्टर सम टाइम यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि हाँ भाई ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ पहली बार जाहिर है कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब कर रहे हो, समझ रहे हो, तो इट इज टेकिंग टाइम, बट चिलिंग सीन है गाइस, चिलिंग सीन है, ठीक है ना। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेक्चर थोड़ा सा और लंबा होगा इसी क्वेश्चन के ऊपर, सही है ना। सब्र के साथ सुनना भाई, ठीक है। वो ये कि सर आपने ऐसे बना दिया, पहले 3 फिर ऐसे 4 फिर ऐसे 5, तो आपका आंसर आ रहा है 126.9 अगर, या 127 डिग्रीज विच इज द करेक्ट आंसर। बट सर अगर हम ट्राइंगल किसी और तरीके से बनाए तो क्या हमारा आंसर यही आएगा? जवाब है बिल्कुल यही आएगा। 6 अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर 126.9 ही आएगा। आपकी मोहब्बत में, सिर्फ आपकी मोहब्बत में इसी क्वेश्चन को एक और स्टाइल से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी आप 50 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। ना समझ आए तो मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। यकीन है ना, आप बेटर डायग्राम बनाने में गलती कर रहे होगे, अदरवाइज चिलिंग सीन है। तो द सेम क्वेश्चन
ठीक है, force is 5 Newton, 4 Newton and 3 Newton are in equilibrium. Find the angle between the 5 and the 3 Newton force. ठीक है भाई, अब हम ट्राइंगल बना रहे हैं ऐसे, 4 न्यूटन पहले ऊपर जा रहा था, अब नीचे आ रहा है, ठीक है, 3 न्यूटन पहले राइट जा रहा था, अब लेफ्ट जा रहा है, बट ऑर्डर में बनेगा, ये 3 गया, फिर ये 4 नीचे आया। अच्छा, अब पांचवा आपकी पसंद से नहीं बन सकता, तीसरी फोर्स आपने ऐसे बनानी है कि ट्राइंगल कंप्लीट हो। तो मैंने 3u बनाया, 4u बनाया, 5u बनाया, ऐसा कर देने से भी आंसर सेम आएगा। ट्राइंगल आपकी पसंद का, आंसर वही आएगा भैया। तो मैंने 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और फिर 5 न्यूटन बना दिया। आप घर पे और तरीकों से भी ट्राई कर लेना, मैं बस एक और तरीके से दिखा देता हूँ कि आंसर सेम आता है। अच्छा, बन गया भाई राइट एंगल ट्राइंगल, वो आपने पहले चेक कर लिया था क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल था। अब आप क्या करोगे, 5 और 3 के बीच का एंगल जज्बाती लोग क्या करेंगे, यही निकालो, ट्राइंगल के अंदर का पहले निकाल लो, कोई मसले की बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसके बाद आपको दोबारा से रीड्रॉ करना होगा। आपने थीटा निकाला, थीटा निकालने के लिए अगेन भाई सीन ये है कि ये 90 और अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और दोबारा से सॉरी ये 3 न्यूटन आपका बेस है, 4 न्यूटन आपका परपेंडिकुलर और 5 न्यूटन सबसे बड़ी साइड आपका हाइपोटेनियस है। लास्ट टाइम हमने टेंजेंट थीटा इस्तेमाल किया था, अभी भी आप वो कर लो, साइन कर लो, कॉस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। तो साइन थीटा हो गया भाई, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सो 4/5, ठीक है बेटा। तो थीटा आ गया साइन इनवर्स ऑफ 4/5, आंसर इज अगेन 53.1, बट अब तो आपको कल आ गई दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। अब क्या करना है भाई, अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इन्हीं 3 वेक्टर्स को एज इट इज ड्रॉ करना है। देखो जैसे तुम ट्राइंगल बनाना तुम्हारी आजादी थी, तुमने बना लिया ना, लेकिन अब उस ट्राइंगल को रिस्पेक्ट दोगे और एज इट इज वेक्टर्स को कॉपी करोगे अपने एक्सेस पे, ठीक है। हमने एक्स वाई एक्सिस बना लिया, 1 by 1 बनाते हैं जी। सबसे पहले 3 न्यूटन बना दिया, अब की बात 3 न्यूटन टू द लेफ्ट जा रहा था, हॉरिजॉन्टल था और टू द लेफ्ट था, तो मैंने बना दिया भाई 3 न्यूटन टू द लेफ्ट। फिर भैया 4 न्यूटन जा रहा था नीचे, कहाँ जा रहा था, नीचे, तो 4 न्यूटन हमने कर दिया डाउनवर्ड्स, ठीक है भाई। तो I cannot change the size of the vector, I cannot change the magnitude or size of the vector, I cannot change the direction of the vector, हाँ आई कैन चेंज द पोजीशन, जहाँ चाहूँ बना दो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से इमर्ज करूँगा। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम में है, जिस पे ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अब की बार 4 न्यूटन नीचे थी, तो यहाँ पे भी 4 न्यूटन नीचे आ गया। अब 3 न्यूटन टू द लेफ्ट था, तो यहाँ पे भी 3 न्यूटन टू द लेफ्ट चला गया। 5 न्यूटन ऐसे आ रहा था, तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन ऐसे चला गया। बोलो ना, ऐसा ही है। तो ये बना दिया भैया 5 न्यूटन। दिशा किसी की नहीं बदलनी है। 3 और 4 तो आसान था, 3 बस टू द लेफ्ट जाना था और 4 बिल्कुल डाउनवर्ड आना था। 5 ऐसे जा रहा है ना, बट अगेन रिस्पेक्ट द डायरेक्शन। जैसे एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस ही है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 5 न्यूटन के एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ना, तो ये 5 न्यूटन की फोर्स है और ये है आपका एक्स एक्सिस, तो उसके साथ इसका एंगल कितना हो गया 53.1 डिग्री। समझ रहे हो ना, एज इट इज बिल्कुल। देखो 5 न्यूटन मैंने यहाँ पे बनाया था एक्स एक्सिस के साथ, ये क्या एंगल बना रहा था 53.1, तो ये 5 न्यूटन, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है 53.1 डिग्री। अब जब वो मुझसे कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द 5 न्यूटन एंड द 3 न्यूटन वेक्टर, इसका मतलब वो मुझसे ये एंगल मांग रहा है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर ये 53.1 है तो ये भी 53.1 है। पता है ना भाई, अगर 2 पैरेलल लाइंस हो और एक लाइन ऐसे उनको कट कर दे, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई नाराजगी होनी चाहिए कि दिस इज 53.1, दिस इज ऑल्सो 53.1। अब क्या करें, दिस इज 180, इसमें से 53.1 माइनस कर दें, तो दिस इज द एंगल दैट यू विल गेट। 180 में से 53.1 माइनस करो, वही 126.9 डिग्रीज, यानी 127 आपका आंसर आ जाएगा। लाइफ इज ब्यूटीफुल। सेम आंसर आया, पिछली बार भी ये आया था ना भैया 126.9, अब भी वही आया। आप किसी भी तरह का ट्राइंगल बना लो, ना आए पैसे वापस। समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे? तो क्या है वेक्टर ट्राइंगल? ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस आर इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेकन इन ऑर्डर। इस पे तो हम इतने पिछले सारे लेक्चरों में यही बात कर रहे हैं कि भाई जब ड्राइंग बनती है, जब ट्राइंगल बनता है तो वेक्टर ऑर्डर में आता है। अगर वो ऑर्डर में बनाने से ट्राइंगल बन गया तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, या अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो उसका मतलब द 3 साइड्स मस्ट फॉर्म अ ट्राइंगल ऑन अ कंडीशन यू कीप देम इन ऑर्डर। सही पसीना निकल गया इसको समझाने में, बट आई होप, मुझे तो फीलिंग आ रही है कि मैंने अच्छा समझाया।
आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कितना अच्छा समझ में आया। अगेन एक क्वेश्चन सफिशेंट नहीं है इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, 1-2 क्वेश्चंस और भी कराएंगे आपको, तो इंतज़ार कीजिए और अभी देखिए इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करने वाले हैं हम, कैसे कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन ये एक झटके में हम सॉल्व कर लेंगे अगर हम वेक्टर ट्राइंगल से सॉल्व करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपके सिलेबस का पार्ट भी है, आपको पता भी होना चाहिए वेक्टर ट्राइंगल्स कैसे बनते हैं। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में विद मोर क्वेश्चंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। बाय बाय।